अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब बहुत ध्यान से देखो। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। अच्छा बताओ, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होगा? किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। मान लो, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? मान लो एन एल एम सेम भी हो गए तो एस कभी सेम नहीं होगा। चलो अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन ऐसा भरना एकदम सही तरीका है कि नहीं? है ना? एक क्लॉकवाइज इंटर करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। ये बात सही है। कभी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन पे नहीं भरे जा सकते। ये एक बात क्या है? गलत। कुछ बच्चों को लग रहा होगा यही सेम बात अभी बताए थे। हाँ, अब समझ में आया? समझ नहीं पाते थोड़ी देर तक। क्लियर है? हाँ बताओ, ये क्या लिखा? ऑर्बिटल। और ये क्या लिखा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात समझो, सारे बच्चे यहां पे लिखेंगे, लिखो बेटा ऑर्बिटल्स, और यहां लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? लिख लो, ये सवाल 2016 का ये सवाल है नीट के। क्लियर है? एस पी डी और एफ। बताओ, पूछा जाए एस के ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। अच्छा, पी के ऑर्बिटल्स में कितने होंगे? 6। डी के ऑर्बिटल्स में, एफ के ऑर्बिटल्स में। क्लियर है? अब ऑर्बिटल्स में तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन किसी के एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रभु, जैसे एक एक घर में 4 कमरे हैं, मान लो 3 कमरे हैं, तो तीनों कमरों में कै लोग? 6 लोग। एक कमरे में 2 लोग। कमरे चाहे जितने हो, लेकिन किसी एक कमरे में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 ही लोग होंगे ना। क्लियर है? अच्छा, ये बात कितने लोग समझ में आया? ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑर्बिटल्स। देखो, ऑर्बिटल्स का मतलब कमरेज, और ये कमरा। समझ में आ गया? कमरे चाहे जितने हो, लेकिन एक कमरे में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यहां सारे कमरों की बात कर रहा। एस के अंदर कितना कमरा? एक। एक में 2 लोग। पी में कितने कमरे? 3। 3 में 6 लोग। यहां कमरों की बात कर रहा है, यहां कमरे की बात कर रहा है। समझ में आ रहा? अरे तुम्हारे घर में मान लो 1000 कमरे हैं, लेकिन एक कमरे में तो 2 ही लोग रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया? कुछ मीठा उठा खाया कर, कुरकुरे खाएंगे। दिमाग काम ही नहीं करता, ग्लूकोज पहुंचता नहीं वहां तक। क्लियर है? ठीक से सोया करो, रात भर जगेंगे, उल्लू की तरह आएंगे। समझ रहे हो ना? ये कहानी सबको समझ में आ रहा? थोड़ा सा मीठा खाने से क्या होता है? ग्लूकोज लेवल आपके, और ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी का यूज करता है, करता ना? कुछ करता है, नहीं करता है? हो सकता है तुम लोगों को ना करता हो, जब इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो करेगा कहां से? है ना? हाँ। क्या है ऐसा? हमको तो आज तक नहीं महसूस हुआ। हाँ, तो तुम गलत नहीं कह रहे हो। अब सुनिएगा, इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा सा मीठा खाने से क्या होता है? आपको एनर्जी मिलता है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं? हाँ। अब सुनिएगा, अब सुनो। अब देखो ये सवाल, अगला अगला क्या आया सवाल? अगला सवाल देखो क्या है। आप देखो ये क्या पूछा है? सबसेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? सबसेल के अंदर। ठीक है? अच्छा बताओ, चलो आप देखो, देखो बेटा, इसको देखो, बहुत ध्यान से देखो। आप पूछा यहां क्या है? देखो, यहां ये पूछा गया है, पूछा गया सबसेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद होंगे। अच्छा, जब सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछे, इसका मतलब सारे कमरों के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा। घर के अंदर कमरा, कमरे के अंदर घर। हमने कहा इस घर में कितने लोग रहते हैं, इसका मतलब हम हर कमरे की बात कर रहे हैं। अच्छा, इतनी देसी बात नहीं समझ में आती क्या? क्लियर है? बताओ, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? 14। क्लियर है? अच्छा, ये क्या है? घर में पूछ रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, एक घर में जितने टोटल कमरे होंगे सबकी मैं बात कर रहा हूं ना? क्लियर है? अब जरा तीनों सवाल एक बार पढ़ो।
तीनों सवाल एक बार पढ़ो, पढ़ो जल्दी से। ये ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स और सबसेल, ये जरूर समझ लेना, नहीं सवाल गलत हो जाएंगे। और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा समय दो, नहीं तो किसी, क्या होता है ना, बच्चा हमेशा अपनी गलती कभी नहीं करता कि नहीं हम ही गधा थे इसलिए नहीं सेलेक्ट हुए, वो कमी कुछ और निकालेगा। और यहां देखो, ये जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से सही से पढ़ गए तो निकल जाओगे। क्लियर है, इस बात को समझो जरा। दूसरा क्या है, दूसरा सवाल, दूसरा इसी का पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। बताओ, जैसे एन, एल और एन में बी सेम बट एस क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है, तो यही वाली बात हमने आपको लिखा दी है। दो दो एक ही चीज की दो दो बातें ना पढ़ना, जो ऊपर हमने आपको लिखाया है वही बात समझे रहना। अरे वही बात ये लिखी है। क्लियर है, इस तरीके से कौन सा रूल आपका खत्म, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद बेचारे कौन आए, होन रूल आया। ठीक है, चलो भैया, चलो होन रूल की कुछ बात, अच्छा एक बात बताओ, देखो होन ये पूरी बांटते थे, क्या बांटते थे, पूरी बांटते थे। क्लियर है, तो ये बांटने में बहुत अच्छे थे। होंड क्या थे, ये बांटने के लिए बहुत अच्छे इंसान थे। तो ये क्या बांटते थे, पूरी बांटते थे। तो इनको बांटने का बहुत अच्छा आइडिया था। पहले क्या होते थे, जैसे मान लीजिए सब लोग यहां बैठे हैं लाइन में खाना खा रहे हैं, तो इधर से यदि पूरी इन्होंने एक एक देना शुरू किया तो वहां तक दे आते थे। यदि पूड़ियां बच जाती थी तो फिर यहीं से डबल करना शुरू करते थे। डबल समझ रहे हो ना, एक तो दे गए थे, दूसरी आप देंगे तो डबल नहीं हो जाएगा। पता लगे यहीं कई देर, बहुत देर तक सोच रहे थे डबल क्या है ना। हाँ क्लियर है। हाँ जैसे मान लो इसको पहली पूड़ी इन्होंने दी और वहां जाके उसको उसने 10वीं दी, तो 11वीं पूड़ी उसको नहीं देगा, इसको देगा, फिर यहीं शुरू करेगा। बवाल हो जाएगा वैसे तो। क्लियर है, अच्छा मेरी बात समझो, आप जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए आपको पी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है, तो बताओ पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। इसको बताने में इतना समय काहे लगा। हाँ तो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों पहले इसमें भर दिए, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें, यह बात गलत है। क्लियर है, अच्छा होता क्या है, ये तीनों की एनर्जी आपस में बराबर होती है। अच्छा इसमें कौन है, जैसे ये पी ऑर्बिटल है ये, तो ये क्या है, पी एक्स, ये कौन है, पी जेड, और ये कौन सा है, अच्छा ये एक्स और वाई में से कुछ भी हो सकता है, ये एक्स और वाई में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जेड रहेगा, ये बात फिक्स है। हाँ अच्छा, इनकी एनर्जी आपस में क्या है, यानी इस ऑर्बिटल की एनर्जी इसके बराबर, इस ऑर्बिटल की एनर्जी इसके बराबर, बराबर है। तो जब समझ रहे हो ना, 3 योद्धा बैठे हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड लाइन से बैठे हैं, तो हुंड ने इधर इस एक पूड़ी दी, फिर इसके बाद इसको दी, फिर इसके बाद इसको दी। कहीं इसी को दोनों पूड़ियां दे देते तो ये समझ रहे हो, दनादन देता फिर हुंड को। क्लियर है, क्योंकि तीनों की एनर्जी लेवल क्या है, सेम। समझ में आ रहा, तो क्या होगा, एक एक सबको पूड़ी दो, क्यों, तीनों की एनर्जी क्या है, सेम। हाँ ये कहते हैं इसकी एनर्जी ज्यादा है और इनकी एनर्जी कम है, तो फिर इन्हीं को पहले दे दो सब पूड़ियां, ऐसा था नहीं। क्लियर है, तो इसीलिए क्या बनाया गया, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद पेयरिंग होगी। चलो लाइन लिखो, देखो जगह खाली है, इसमें लिखो, लिखो लिखो दिस रूल डील्स विद, लिखो दिस रूल डील्स with the filling of electrons, the filling of electrons into the orbitals, into the orbitals belonging to the, belonging to the, belonging to the
सेम सबसेल, बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल। इसी के आगे ब्रैकेट में लिखो, लिखो दैट इज ऑर्बिटल्स ऑफ, ब्रैकेट में लिखो, लिखो दैट इज ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, दैट इज ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, है ना। फुल स्टॉप करने के बाद लिखो, अभी ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा, ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा। फुल स्टॉप करने के बाद लिखो द ऑर्बिटल्स which have same energy called degenerate orbitals, called degenerate orbitals। क्लियर है? अब मेरी बात को समझो, P के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 3, और तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम, यानी px की एनर्जी pz के और pz के एनर्जी py के क्या है? बराबर है। तो आपस में ये तीनों क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे, लिख लो। हाँ बना लो बेटा। क्लियर है? आगे लिखो, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। लिखो, लिखो। अब इस, अब फुल स्टॉप करके इस बात को वहीं रोक दो। क्लियर हो गई? अब नई लाइन से लिखो। हाँ ब्रैकेट बंद कर लो। हाँ, अब हम कह रहे हैं बात खत्म हो रही, कह रहे हैं ऐसे खत्म कर दे, ब्रैकेट बंद करके खत्म करें, हैं? ब्रैकेट बंद कर लो। चलो लिखो, नीचे लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, कॉमा कॉमा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals, pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subcell, belonging to the same subcell। क्लियर है? ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखोगे? P कॉमा D कॉमा F। अच्छा आप एक बात नहीं समझे, हमने S क्यों छोड़ा? S के अंदर एक ही ऑर्बिटले होता तो यहां डी जनरेट वाली बात आएगी ही नहीं। डी जनरेट वाली बात वहां आएगी जहां ऑर्बिटलों की संख्या एक से ज्यादा हो। तो एक से ज्यादा ऑर्बिटल कहां है? P के पास, D के पास और F के पास, है ना। तो बताओ डी जनरेट ऑर्बिटल्स में कभी S काउंट किया जाएगा? नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, हाँ ब्रैकेट बंद कर लो। लिखो उसके आगे डज नॉट, कुछ लगाना नहीं कॉमा वॉमा, सेंटेंस अभी यहां शुरू है। लिखो डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल, जब तक ईच ऑर्बिटल गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, गॉट GOT, गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फुल स्टॉप। पूरा सेंटेंस समझ में आ गया? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? अब जरा पढ़ो एक बार। देखो यदि ABCD आता होगा तो ये हम जो लिखवाए हैं वो समझ में आ जाएगा। लिखो, इसमें ये लिखाया गया है किसी एक ही सबसेल के सारे ऑर्बिटलों में तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल गया हो। ये हिंदी अनुवाद था, एकदम फिट हिंदी अनुवाद। नहीं समझ में आ रहा? पढ़ के देखो। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब सुनिएगा, हम जगह खाली कर ले रहे हैं यहां। जरा हुंड रूल एक बार पढ़ लो बेटा। डी जनरेट ऑर्बिटल किसको बोलोगे? बेटा बोलते रहो यहां। डी जनरेट ऑर्बिटल आप किसको बोलोगे? हाँ,
ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में क्या हो, सेम हो, उनको क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब सारे बच्चे देखो नीचे लिखा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। चलो इसको देखो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पहले यहां पे एक और बात समझ लो, बोलो हमेशा फुलफिल्ड अपने हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो इनको ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो इनको ऐसे। क्लियर है। आप बताओ S2 S1 से ज्यादा स्टेबल होगा, P6 P3 से ज्यादा स्टेबल होगा, D10 D5 से, F किससे ज्यादा स्टेबल होगा, हाई ना। लिखो बेटा। आधे बच्चे नहीं समझ पाए तो देसी तरीके से इसे लिखें। S के अंदर कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल। यदि S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कैसा है, ये कैसा है, हाफ फील्ड, और ये कैसा हो गया, फुल फील्ड ऑर्बिटल, और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्लियर है। तो अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है S1 और ये क्या लिखा है S2। तो बताओ स्टेबल कौन ज्यादा होगा, S2 ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है। अच्छा बताओ ये हमने क्या लिखा P, अब दो ही एग्जांपल बताएंगे। अच्छा बताओ ये P में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। ये क्या लिखा है, ये लिखा है P3 लिखा है। अच्छा ये बताओ क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या लिखा है P6। कौन ज्यादा स्टेबल। अब ऐसे आप D के लिए भी बना लेंगे। ठीक है। देखो यही वाली बात हमने यहां लिखवाई है। ठीक है। ये मोस्ट स्टेबल वाली बात किसके लिए है, फुल फील्ड के लिए। ना हो तो बेटा आप देसी तरीके से लिख लेना, हम क्योंकि तुम्हें जानते बहुत अच्छे से हैं। ज्यादा स्टाइल में लिखा होता समझ में नहीं आता, ये देसी तरीके से लिख लो, ये तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, हम हमें मालूम है। ज्यादा भौकाली लिखा दो समझ में नहीं आता, ये केमिस्ट्री कुछ और है। अच्छा होंड शुरू खत्म हो गया। अब सुनिएगा, दो चार बातें हैं उनको जरा ध्यान से देख लो। क्लियर है। चलो अब हम यहां आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला इसका एग्जाम्पल आप ले लो, क्रोमियम। पहला एग्जाम्पल कौन है, क्रोमियम। सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना तो आता है, ठीक है। अच्छा बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 24। क्लियर है। देखो जब इलेक्ट्रॉन डी में 4 आ जाए, लास्ट वाले डी में 4 आ जाए, है ना, या तो 9 आ जाए, तो उसके पीछे वाले एस से एक इलेक्ट्रॉन लेके D4 को 5 कर लो और D9 को 10 कर लो। क्लियर है। आप जरा ध्यान से देखो, 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करने जा रहे हैं। ये हो गया 1s2 2s2 2 पे 6, 3s2 3 पे 6, 4s2 और 3d4। हमने क्या बोला, 3d लास्ट में 4 आए, मतलब 3 आए चाहिए 4 आए, इससे मतलब नहीं। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो पीछे वाले क्या करो, एस से एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको क्या कर दो, 5। क्लियर है। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से लेके यहां तक ऐसे लिखना, फिर ये क्या हो जाएगा 4s1 और ये क्या हो जाएगा 3d5। ये क्या है, गलत है तरीका, और ये क्या है, सही है तरीका। लिख लो बेटा, लिखो सब लोग लिखो इसको। क्या सिखाया, अच्छा ना समझ पाते हो तो हिंदी में लिख लिया करो अपनी भाषा में, इस उम्मीद में हमेशा ना रहा करो कि मैं अभी लिखाऊंगा। क्लियर है। जो चीज समझ में आ जाए उसको अपनी भाषा में लिख लिया करो। यहां जितने लोग बड़े आराम तलब हो जाते हैं वो कुकुर तरह टहलते हैं वहां मेडिकल कॉलेज में। हाँ क्योंकि वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता, प्रोफेसर आए बोल के चले गए। समझ में आ रहा। हाँ तो समझो थोड़ी सी आदत को, जो समझ में आए आप अपनी भाषा में लिख लो कोने में, क्योंकि वो जो भाषा आपने लिखी है वही आपको समझ में आई तभी तो आपने लिखी है, वो आपकी हमेशा के लिए
ठीक हो जाती बात। क्लियर है? अच्छा, हमने क्या बोला, कभी D4 आए तो पीछे वाले किससे इलेक्ट्रॉन लो, S से, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको कहां पहुंचा दो, D5 पे। कभी D9 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होता है तो पीछे वाले S से एक इलेक्ट्रॉन लेके इससे बेचारे कहां पहुंचा दो, D10 पे। और हमेशा पीछे वाले S से ही इलेक्ट्रॉन लेना। अच्छा, S से क्यों लेते हैं, क्योंकि S से जब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो एग्जैक्टली पहुंच जाएगा हाफ फील्ड में। इसके अलावा यदि किसी से आपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अपना घर बर्बाद करेगा। मान लो P से P6 है तो आपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो P5 बचा ना ये फुल फील्ड में बचा और ना ये हाफ फील्ड में बचा। क्लियर है? इकलौता S ऐसा है जो किसी का घर बना के अपना घर बर्बाद नहीं होने देगा। इसके अलावा कोई किसी की मदद नहीं करता। सबसे ज्यादा मदद करने वाला कौन सब सेल है, कौन, S। क्यों? उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, जब 2 थे तो ये मोस्ट स्टेबल था, लेकिन एक दे दिया तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई लेकिन बर्बाद नहीं हुआ। क्लियर है? लेकिन मान लो P ने ऐसा काम किया होता, P ने ऐसा काम किया होता तो उसके पास 5 बचते ना तो ये फुल फील्ड में बचा और ना ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड में बचा। कभी आपसे पूछे कि बताओ P3, P5, P6 में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, क्या हमने बोला, P3, P6 और P5 में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबल P6, उसके बाद P3 और उसके बाद जो बचा हो वो P5। हमेशा इनको एक साथ ही रखना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल और उसके बाद ये और उसके बाद वो। बच्चा यहां कर सोचता है अच्छा यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 के बाद 5 फिर 3 और अपनी वाली केमिस्ट्री लगा लेता है। क्लियर है? हाँ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, वेरी गुड। कहां हो तुम लोग? उसके बाद जो लिखा हो। क्लियर है? अच्छा, यही सबके लिए है। क्लियर है? अच्छा बताओ, S में सबसे ज्यादा फुल फील्ड, उसके बाद हाँ, अरे उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता यार, गजब हो। उसके बाद कुछ हो सकता नहीं। P में बताओ, अच्छा सबसे ज्यादा, उससे कम, उसके बाद यहां हो सकता है। क्लियर? अब देखो तुम दोनों बातों में अंतर कर पाए। क्लियर है? अच्छा बताओ, ये क्या होगा, ये होगा मोस्ट स्टेबल। अच्छा, मोस्ट स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको देके इसे कहां पहुंचा दिया। अब मेरी बात समझो, ये स्टेबिलिटी क्यों आई। अब जरा यहां देखो, इन दोनों में चीजों में अंतर देखो, देखो यहां से चेक करो, स्टेबल है कि नहीं, फुल फील्ड है, स्टेबल है, फुल फील्ड, स्टेबल है, फुल फील्ड, स्टेबल है, फुल फील्ड, स्टेबल है, फुल फील्ड, स्टेबल है, फुल फील्ड। ये हो गया अनस्टेबल। हुआ? देखो स्टेबल 2 ही जगह पे होगा, या तो फुल फील्ड या तो हाफ फील्ड। क्लियर है? ऑर्बिटल्स की हमेशा स्टेबिलिटी सिमेट्री पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सिमेट्री पे। जैसे 3 कमरे हैं और तीनों में 2-2 लोग हों तो तीनों कमरों में सिमेट्री है ना, 2-2 लोगों की, हर कमरे में समान लोग। या तो ये सिमेट्री है और या तो फिर एक एक कम कर दो, तीनों में एक एक कर दो, ये भी सिमेट्री है। इसके अलावा मान लो 5 आपको इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो पक्का है 2 में तो 2-2 होंगे और 1 में 1 होगा। ये सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई, इसीलिए वो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी में बदल गई। क्लियर है? अब सुनिएगा, अब सुनो, देखो यहां क्या हुआ, यहां ये तो पहले फुल फील्ड था, मोस्ट स्टेबल था। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तो इसको बेचारे को कहां पहुंचा दिया, हाफ फील्ड में। लेकिन ये भी अपनी स्टेबिलिटी खोया लेकिन बहुत कम, तो इसने क्या किया, इसका भी घर बसने दिया और अपना भी बर्बाद नहीं होने दिया। क्लियर है? इसको भी स्टेबल बना दिया और अपने आप को तो स्टेबल है, ये है। समझ में आया? तो हमेशा ऐसे ही ऐसा है जो डी को स्टेबल बनाएगा। हाँ, जब आपके ज्यादा बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे तो डी के पीछे हो सकता है एफ हो,
लेकिन F का इलेक्ट्रॉन नहीं। देखना F के बाद कहीं S होगा, यानी D के बाद जहां S मिले उसी से इलेक्ट्रॉन एक ले आओ। क्लियर है? चलो आगे देखो, यहां चेक करो 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे बच्चे क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना, और 3d9। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 6 2 6 2, और ये देखो क्या है? अनस्टेबल। ना ये बेचारा फुल फील्ड में ना हाफ फील्ड में। अब जरा ध्यान से देखो, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, और इसका देखो कितना बेहतरीन काम बनाया। आप यहां से यहां तक आ जाओ, और ये क्या हो जाएगा? 4s1, और ये क्या हो जाएगा? 3d10। अब देखो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इसको मोस्ट स्टेबल बना दिया, और अपनी भी स्टेबिलिटी ज्यादा खोई नहीं। तो ये तरीका क्या है? गलत, और ये तरीका क्या है? सही। तो बताओ इसमें क्या होगा? ऐसा लिखा होगा तो हमेशा ये क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ गई? आगे आ जाओ। क्लियर? आगे आ जाओ। लिखा है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। यही बात तो ऊपर लिखाई है ना? जब तक हर ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग संभव नहीं है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका है कौन सा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अच्छा, इसमें S में कितने इलेक्ट्रॉन? और दूसरे वाले S में? अच्छा, दूसरे वाले P में? बताओ ये एकदम सही तरीका लिखा कि नहीं लिखा? ये बिल्कुल करेक्ट बात है। क्लियर है? ठीक है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे एक आपकी जानकारी के लिए बात लिखाई गई है, N2 गैस बिहेव लाइक इनर्ट गैस। अच्छा, क्यों N2 गैस बिहेव लाइक इनर्ट गैस? हाँ, वेरी गुड। क्या लिखा है? बिकॉज एग्जैक्टली हाफ फील्ड। आप जरा ध्यान से देखो, पूछा जाए N2 स्टेबल है, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके p ऑर्बिटल में कैसा है? ये हाफ फील्ड है। क्लियर है? देखो बेटा, फुल फील्ड हो बहुत स्टेबल, हाफ फील्ड हो थोड़ा सा कम स्टेबल, लेकिन स्टेबल है ना? क्लियर? अब देखो, अब N2 गैस है। अच्छा, यहां पे सुनो बेटा, अब मेरी बात को समझो। यदि हम N2 की बात कर लें, N2 की, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी वहां से हम इसको मैच कर सकते हो। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता क्या किसी का? अच्छा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एक्सेप्शन आपको हमने पढ़ाया था CO+, जिसका होता है 3.5, है ना? हाँ, वही 3.5 3.5। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ये ऑर्बिटल डायग्राम वायलेट का मतलब क्या होता है? किसी नियम को ना मानना। क्लियर है? बताओ, दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल चले गए, क्या हुंड के रूल को माने? ये वायलेशन है। वायलेट करने का मतलब क्या होता है? किसी सिद्धांत को ना मानना, उसकी क्या है? किसी नियम को ना मानना, वायलेशन। ठीक है? अब देखो, वायलेट। ठीक है? अच्छा बताओ, किसी ऑर्बिटल में, सुनो इधर देखो, S में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, और P में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। क्या यह पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? ये बात भी गलत, ये बात भी गलत, ये बात भी गलत। अच्छा, ये बात क्यों गलत? ये तो सही होनी चाहिए। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा ना। क्लियर है? तो सबसे पहले जब तक यहां पेयरिंग ना हो जाए तब तक यहां इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। पहले S भर जाता है ना, तभी तो अगले P में जाएगा। क्लियर है? यहां S में एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, गलत हो गई ना बात? अरे प्रभु, गधा है। देखो इधर देखो, जैसे ये ऑक्सीजन है 8 है, Z क्या है? 8। 1s2 2s2 और 2p 4, ये है। यहां S में, पहले S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 है ना,
फिर दूसरे वाले एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर बताओ पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। ऐसे ये सही है। और यहां देखो उसने क्या किया, एस में क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? गलत किया ना? समझ में आ रहा ना? बात खत्म। थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करो, ऐसे काम चलेगा नहीं। पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ेगा। सपने देखे बड़े बड़े और करना कुछ ना पड़े, ऐसा कहां हो सकता है? हाँ ठीक है। नहीं, जैसे कभी आपको लगेगा एक चीज एक बार में नहीं आई तो तुम अपने आप गधा ना समझो, तुम्हें दूसरों से मेहनत ज्यादा करनी है। और कहीं आप ये सोचोगे कि सर एक ही बार हम सबको पढ़ाए और उसको समझ में आ गए, हमको नहीं समझ में, मतलब आई एम गधा ना। आपने वैसी चीजें आपके आज के पहले सुनी देखी नहीं है, इसी आज आपने पहली बार देखी ना उस चीज को, जिसको एक बार में समझ में आ गया। ये बातें वो पहले भी सुना या देखा है, इसीलिए उसको एक बार में समझ में आ गया। अब आज आपने पहली बार ही कोई चीज देखी है तो हाँ, उससे आप एक स्टेप पीछे हो, लेकिन उसके बराबर जाना है तो यही बात 2-3 बार पढ़ लो। उसके बराबर देखो, वो साल भर में तुम्हारे बराबर आएगा, तुम चंद घंटों में उसके बराबर जा सकते हो। क्लियर है? समझ में आया ना? तो पढ़ने का यही तरीका है, जो समझ में आए समझ के रट लो, जो ना समझ में आए रट लो, समझ में आ ही जाएगा। ये सत्य बात है, थोड़े दिन बाद यही बात सही लगती है। क्लियर है? क्लियर? आगे आ जाओ। आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? बिल्डअप या बिल्डिंग अप। आप बाउ नामक कोई प्राणी नहीं होता, ये कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब ही होता है ये, कहां, ये कौन सा जर्मन वर्ड है। क्लियर है? पढ़ा दिया जाता है इंटर कॉलेज में आप बाउ का नियम। का से तो यही लग रहा है कि आप बाउ कोई इंसान है। क्लियर है? का वा नियम नहीं होता है, आप बाउ, समझ रहे हो ना? ये रूल है। ठीक है? अच्छा देखो इसको, अब इस पे सारे देखो, जितने हमने आप बाउ वाले छोड़वाए थे सवाल वो ये है। अच्छा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर पहला देख लो, जिसको पहला हमने छोड़वाया था। पाउली खत्म हो गया ना? पाउली खत्म हो गया ना? क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 116 नंबर देखो बेटा। 116 नंबर देखो। 116 नंबर सवाल देखो बेटा। 116 नहीं, 109 नंबर सवाल। 109 नंबर सवाल लिखा है, इन एन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द क्वांटम नंबर विल बी। क्लियर है? अब सुनो, अभी हमने आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या सिखाया? किसी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। क्लियर है? अब देखो यहां क्या लिखा, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +2। क्लियर है? यहां तक तो बात सही है, लेकिन s इसका यदि +½ है तो दूसरे वाले का -½ होगा। तो बताओ ये 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है या 2? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कौन सा सही है? कौन सा? 4th। हाँ या ना? क्लियर है? ये सवाल तुम्हारे ऐसे समझ में आता नहीं। क्लियर है? सवाल का तुम मतलब है ना समझ पाते। हाँ ठीक है? हाँ। अब यही सवाल तुम्हें मतलब समझ ना आता तो बेमतलब का सवाल था। क्लियर है? चलो अच्छा, अगला है तुम्हारा क्या बेटा? कौन सा है? आप बाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले हम इसका नाम क्या रखते हैं? n+l रूल। आप बाउ प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? n+l रूल। अब सुनिएगा, अब सुनो बेटा, देखो ऑल्सो कॉल्ड n+l रूल। क्लियर है? अब तुम एक काम करो, यहां देखो लिखा ही है, हाँ, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हमेशा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर है? अब देखो यहां पे अभी समझा रहे हैं कैसे। एनर्जी ऑफ सब सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? n+l, जिसका प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर का जोड़
ज्यादा आएगा उस सब सेल की एनर्जी ज्यादा होगी। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिनका इन दोनों का जोड़ ज्यादा आएगा उसी का क्या होगा? सब सेल का एनर्जी भी ज्यादा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका सीख लें। देखो यहां पे लिखो एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी और एसएफडीपी। लिख लो बेटा। ये सेट हैं, अलग अलग सेटों में लिखना और एक ही लाइन में लिखना। एक ही लाइन में सबको लिखना, पूरे सबको। और इनके नीचे आप इनर्ट गैस लिख दो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 10, 18। ये 36, 54 और 86। क्लियर है? यहां हम दो गाना आपको याद कराएंगे, आपको आप बहु प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है? पहले तो गाना गाओ, बोलो एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। 5 बार बोलो। देखो इसको एक बार बोलना और सबको दो दो बार बोलना। बोलो 5 बार बोलो। एसडीपी है, क्योंकि एस के बाद हमें पी कहने की आदत होती है ना। एस के बाद हमेशा हम पी बोलते हैं, लेकिन यहां एस के बाद डी बोलना है। क्लियर है? और यहां एस के बाद एफ बोलना है। चलो बोलो, बोलो एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। 5 बार बोलो और बिना देखे हुए याद कर लो। अभी हम किसी से पूछेंगे। क्लियर है? याद कर लो। क्या अभी तक याद हो रहा था? जैसे पूछने का नाम आया अब नहीं याद हो रहा है, अभी तक याद हो रहा था। फिर से बोलो एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। फिर से बोलो, अपने ईमानदारी से अपने मन से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये लाइन तुम ईमानदारी से नहीं याद कर पा रहे हो तो तुम सोचो कहां हो। समझ में आ रहा ना? अपने आप को हमेशा चेक किया करो बेटा। क्लियर है? कभी अपने आप को गधा नहीं महसूस करना। यदि आपको लगता हो अंदर से हो तो आप खूब मेहनत करो, देखो तुरंत रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। देखो आप कितने बड़े गधे हो ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, और आप कितने होशियार हो आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। क्लियर है? हम तो तुमसे कोई सवाल पूछ के जवाब लेंगे, मान लो आप होशियार हो लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप गधे थोड़े ना हम कह देंगे। लेकिन हमको तो यही लगेगा गधा है क्या। लेकिन आप वास्तव में होशियार हो, बाई चांस उसका सवाल का जवाब नहीं बता पाए, तो इसका मतलब क्या है? मेरा आकलन करना उतना सही नहीं जितना आकलन करना आपका खुद का है। अपने आप से बेहतर, अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्लियर है? हम भले कितना कहें हम तुम्हें बहुत अच्छे जानते हैं, हम सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, तुम्हें तो हम कहा जाने। नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? ये कहानी समझ में आ रहा? हमारा आकलन करने का दूसरा तरीका है, तुम खुद जानते हो कि तुम कहां हो। क्लियर है? यदि मान लो आपको लगता है कि नहीं, हम कोई चीज हमें एक बार में नहीं समझ में आई, तो इसका मतलब है आपने वो चीज इसके पहले कहीं देखी सुनी है ही नहीं, और जिसको एक बार में समझ में आया
11 12 में कुछ ना कुछ तो सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नाम ही सुना होगा। और जैसे हम वहां ड्यूमास और जेल्डॉल पढ़ाते हैं तो हम कह रहे हैं मान लो उसका कुछ नहीं आता, नाम तो सुना ही होगा। यदि नाम भी सुना है तो बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ गई? चलो अच्छा इसको एक बार बोल दो, ईमानदारी से बोलो। अर्ची सुनो। एस, हाँ, एस एफ डी पी, ठीक। चलो अच्छा, गार्गी तुम सुनाओ। हाँ, ठीक, वेरी गुड। बताओ, सुनाओ बेटा। एस, अच्छा, और तुम सुनाओ अच्छा बेटा। एस, एस डी पी, एस एफ डी पी, खत्म। अच्छा, अंकुल तुम सुनाओ अच्छा। एस पी, एस डी पी, एस एफ डी पी। अमरदीप तुम सुनाओ। एस, हाँ ठीक। चलो अच्छा। तो ठीक है ना? देखो, डरा मत करो। हमने कहा अभी हम सुनेंगे, घबरा गए ना। ज्यादा से ज्यादा आप बोलोगे गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये भी कोई शर्माने घबराने की बात थोड़े ना है। सबसे तो आप अपने मन का पहले तो डर निकालो। डरना नहीं है बिल्कुल। अब सुनिएगा, बोलो जो नंबर एस को देंगे वही नंबर पी को देंगे, डी को एक नंबर कम देंगे, एफ को दो नंबर कम देंगे। क्या हमने बोला? जो नंबर एस को देंगे वही नंबर पी को देंगे, डी को एक नंबर कम और एफ को दो नंबर कम देंगे। क्लियर है? अच्छा, हम नंबर कहां शुरू करेंगे? एक से। चलो, इसको कितना दिया? एक। देखा, इसके बगल में कोई है ये नहीं, यानी अब एक किसी और को नहीं देना। क्लियर है? अब हम इस वाले घर के बाद हम इस वाले, ये समझ लो सब सरहदें हैं, सबके अलग अलग घर हैं। क्लियर है? अच्छा, इसको कितना दोगे? दो। तो इसको कितना दोगे? दो। क्लियर है? अरे, ये वाला एक नंबर वाला एस है और ये वाला दो नंबर वाला एस है। बहुत बच्चा नाराज हो जाता है, कहता सर आपने एस को एक नंबर दे तो दिया है। तो हमने कहा ये इस घर वाले एस को एक नंबर दिया, ये दूसरे घर वाला एस है, ये तीसरे घर वाला एस है। समझ रहे हो ना? समझ में आ गई ना? हाँ। अच्छा बताओ, ये बोलते जाओ। तो ये बताओ, ये हाँ अब सीखे ये। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। ये हाँ, 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 ये देखो लिख गए। लिखे कि नहीं? आप सुनिएगा, आप जरा ध्यान से देखो। ये जो लिखा है वो लिखा क्या है? हकीकत में ये जानते हो क्या लिखा है? ये लिखा है 1s। ये क्या लिखा है? 2s। ये क्या लिखा है? 2p। ये क्या लिखा है? 3s। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? समझ में आ रहा? आगे तुम कंटिन्यू कर लेना। अब मेरी बात समझो। बताओ, आप बहु प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर क्या है? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, ये ऑर्डर होता है। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? बताओ, अकॉर्डिंग टू आप बाउ, अकॉर्डिंग टू आप बाउ, अकॉर्डिंग टू आप बाउ प्रिंसिपल, समझ रहे हो ना? आप बाउ बोलने से लगता है कोई इंसान है ना? हाँ। तो बताओ क्या करेंगे हम? इस प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, तुमको ये अच्छा बता देते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे है, सीखो। अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कोई फार्मूला सीखा है, N प्लस एल। अच्छा सारे बच्चे बताओ, इसका N प्लस एल क्या है? बताओ, N कितना है?
1 और L कितना है 0, तो आंसर क्या आया 1। अब इसका बताओ, इसका n प्लस एल बताओ, बताओ n कितना है 2 और प्लस L कितना है 0, आंसर क्या आया। तो बताओ किसका एनर्जी लेवल बड़ा है, ये, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाता है। इसके बाद इसमें आगे निकालोगे इससे और एनर्जी बढ़ी आएगी, और आगे इससे और बढ़ी, तो एनर्जी निकालना हमने आपको सिखाया। क्लियर है। यदि कभी ऐसा हो जाए L का वैल्यू सेम आ जाए तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। N इधर आ जाओ सारे बच्चे, यहां जाओ, यहीं पे लिखो, यहीं पे लिखो, इफ N सॉरी L क्या हो जाए सेम, यदि L कभी क्या आ जाए सेम, देन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। ठीक है, इनको दोनों को एक ही जगह लिख लेना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N प्लस L, एक साथ लिखो। इफ L कैसी हो जाए, L दो के सेम आ जाए तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। ये बेटा फार्मूला कहीं लिख जरूर लेना। इसको लिख लेना, इससे सब सवाल मिलेगा, सब तो सवाल इसी से मिलता है। इसको एक साल लिखो, क्या लिखाया, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N प्लस L, और यदि L सेम आ जाए तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। कौन सा N, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है। अच्छा इतना पढ़ लिया, अब जरा ध्यान से देखो। अब देखो यहां पे दोनों का L क्या आ रहा है सेम, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। देखो इसका N कितना आया, दोनों का जोड़ बताओ, इसका N2 है और इसका N1 है, सीधे आप जोड़ते घटाते ना तब भी बता देते। क्लियर है, ये फार्मूला समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो अब जो गोला लगवाया था आप बाऊ के नाम पे, वो तुम्हारे सब सवाल लग जाएंगे, घर पे कर लेना। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, इतना सबको आ गया, चलो आगे देखो इसमें। कुछ सवाल लगवा दें। अच्छा ये आप बाऊ प्रिंसिपल आया कि नहीं आया, चलो अच्छा यहां पे सारे बच्चे, अच्छा नोट हमने सारे पढ़ाई दिए, नोट हमने सारे पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए, वेरी गुड। नोटों का जुगाड़ बताओ, रत्ना और सतना, फार्मूला बताओ। अच्छा बताओ, रा रेडियल नोट N माइनस एल माइनस 1 है ना। अच्छा बताओ T टोटल नोट N माइनस 1। क्लियर है। अच्छा दूसरा बताओ, नोडल प्लेन, अच्छा बताओ एंगुलर प्लेन, समझ में आ गया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। चलो अच्छा आगे जरा ध्यान से देखो। अब सवाल कौन कौन से थे उनको लगा लेना, ठीक है। अब नोड हमने आपको पढ़ाई दिए, क्लियर है। तो अब सीधे आ जाओ शेप ऑफ, अब आगे इसमें कुछ बचा नहीं है, N प्लस एल सेम होगा, अरे नहीं L ही। अब जरा यहां अच्छा एक स्टेप पीछे चले, देखो हाँ देखो यहां मेरी बात समझो। जैसे मान लीजिए, अच्छा तुमको ये वाली बात L वाली, अब देखो यहां, अच्छा तुम्हारी ये नहीं समझ में आया, देखो यहां पे देखो दोनों का N L क्या है सेम है, क्लियर है, तुम्हारी बात पे भी आ रहे हैं, क्लियर है। L हो गया दोनों का सेम, तो एनर्जी डिसाइड करने का फैक्टर कौन जिंदाबाद, N। क्लियर है। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, N प्लस L यदि सेम आ जाए तो डिसाइडेड बाय N, सेम है बात तो है। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो वही बात, इधर देखो जैसे मान लो जो N और प्लस L का वैल्यू क्या आ जाए सेम, क्लियर है, तो आप एनर्जी को किसके बराबर कर दो, N के कर दो, लो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यह एक काम करो, एक काम करो, यहां पे लिखे हैं और या अथवा कर लो N प्लस एल, खत्म बात। हाँ
हम्म, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक। चलो यहां पे इसको कर लो, n प्लस एल भी बढ़ा लो उसमें। आप देखो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, करी डालो, करो उसको, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 143 144 अब तो आ ही जाएगा, क्लियर है? 143 आ गया, लिखा है फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 द टोटल नंबर्स रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। तो एनर्जी ऑफ एन एटम के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? n प्लस एल। अच्छा एक बात बताओ, हमको मैक्सिमम एनर्जी बतानी है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी n के लिए हाईएस्ट l का वैल्यू क्या होगा? 3। अरे n के लिए तो l का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? 3। तो n का वैल्यू 4 है ना, l का वैल्यू 3, n प्लस एल 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। यही सवाल था, नहीं समझे? यही पूछ सकता था कि बताओ मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी फॉर s, तो क्या हो जाता है? तब आंसर आता 4। तब l का वैल्यू क्या हो जाता? 0, है ना? इसमें कई सवाल बना सकता था। चलो अच्छा आगे देखो बेटा, अगला आ जाओ। अभी बात में देखो, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाओ बेटा। s ऑर्बिटल का शेप देखो, s ऑर्बिटल का शेप देखो बेटा। एक काम करो, इनको लगा के एक जगह रख देना चाहिए, कभी डिस्टर्ब ना हो, समझ रहे हो? इतने सारे एक तो केबल इस पे लगते हैं। हाँ सुनिएगा, सुनिएगा, देखो बेटा यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। ये देखो यहां तक पढ़ लिया। अब सुनो बेटा, यहां आ जाओ, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो एस का शेप कैसा होता है? कैसा होता है? स्फेरिकल, गोल गोल सा, क्लियर है? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, बताओ एस के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? एल कर लो उसको, एस के लिए एल का वैल्यू कितना होगा? क्लियर है? तो बताओ नोडल प्लेनों की संख्या कितनी होगी? होगी ना, क्योंकि नोडल प्लेन इक्वल टू क्या होता है? एल। आवेश, ये बात समझ में आई? अच्छा क्या यहां सुधारना था? एल सुधार लिए हो? हाँ ठीक, वेरी गुड। अच्छा बताओ, यदि कभी एल इक्वल टू 0 हो गया तो एम 100% 0 होगा, है ना? अच्छा देखो, all s orbitals are spherically symmetrical, that is probability of finding electron is equal in all direction। अभी इसका हम समझा रहे हैं कैसे, क्लियर है? s orbitals are नॉन डिजेनरेट। अच्छा क्यों? क्योंकि एक ही है, किसी से तुलना होनी ही नहीं, क्लियर है? तो ये कैसे होते हैं? ऐसा सिंगल ये सबसेल है जिसके ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? क्योंकि यहां ऑर्बिटल्स सब सेम है ना? हाँ क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्डर आप किसका है? एनर्जी एंड साइज। बताओ अच्छा, यदि यहां की आपको एनर्जी निकालनी है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एन। अच्छा क्यों? क्योंकि सारे एस के लिए, सब एस ही तो हैं, सारे एस के लिए एल का वैल्यू हो जाएगा 0, और ये क्या है? एन। तो जिसका एन ज्यादा उसी की एनर्जी ज्यादा। नहीं समझ में आया बेटा? चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, है तो s ना। तो s के लिए l का वैल्यू, समझ में आ रहा है ना? यही है, इसीलिए हिंदी में लिखा देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है हम देखने में अंग्रेजी होते हैं, लेकिन होते अंदर से बिल्कुल देसी हैं। तो हम ऊपर देख के नहीं, हमेशा हम तुमको समझ के बताते हैं, इसलिए हिंदी में लिखवा देते हैं, ऊपर से टिप टाप, अंदर से फुल स्टॉप। नहीं समझ रहे हो?
तो इसीलिए हम वो वाली भाषा आपको समझाते हैं जो जिससे क्या होता है आप समझ पाओ। चलिएगा, अब सारे बच्चे यहां पर 3 गोला खींचो। कितने गोले? 3 गोले। क्लियर है? अच्छा पन्ना जरा पलटो। ठीक है, देखो अब जो तुम्हारा इसके बाद यदि हम नहीं करा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक के आपके पास 3 फार्मूले हैं और जिसके सवाल हैं। क्लियर है? तो ये अभी 15 मिनट का अभी समय इसमें और लगेगा। क्लियर है? 15 मिनट समय और लगेगा। पूछो कैसे? हाँ, या तो इसको वही हम करा देंगे, ठीक रहेगा। हाँ 2 से 4, जैसे ये समस्या का समाधान हो ही जाए। नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई समझ, यदि किसी का आप ले रहे हो तो उतना उसका नुकसान तो कर ही रहे हो। अच्छा तुम पढ़ के देखो, आगे तुम्हें सब चीजें आ रही हैं। खाली हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फार्मूला बताना है कि किसी सरफेस पे जो फोटॉन गिराएंगे उसकी एनर्जी क्या है, उस एनर्जी का कितना पार्ट मेटल ने अपने अंदर वर्क फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है और कितना पार्ट उसका बचा है। फार्मूला पढ़ा होगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू, ये कौन सा है? फोटॉन वाला, माइनस डब्ल्यू। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एच न्यू मैक्स, एच वी होता ना हाफ एम बी स्क्वायर। एनर्जी काइनेटिक क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच वी नॉट। कैसा? ये कौन सा है? इंसिडेंट फोटॉन माइनस डब्ल्यू वर्क डन, है ना। तो ये बताएंगे, ये फार्मूला बता के उसके सवाल लगवा देंगे।